नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे चैनल स्पीक इट आउट विद शिवाली में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वही कहानी वापसी, जो लिखी है उषा प्रियंवदा ने। और हमने आखिर में कहानी में सुना था कि गजाधर बाबू बहुत ही खुश थे और अपने परिवार से मिलने के लिए जो उनकी उत्सुकता थी, वो उत्सुकता किस तरह एक दुख में या एक ऐसे गहरे अवसाद में बदलने लगती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो जिस परिवार के प्रेम के लिए इतने सालों तरसे, आखिरकार वहाँ क्या चल रहा था। तो जब उनकी पत्नी वहीं पे सो गई थी तो उनकी पत्नी को देखते हुए वो विचारों में डूब गए थे कि ये जो पत्नी थी ये उनको अपरिचित लग रही थी। और उनका पत्नी का चेहरा बिल्कुल ही रूखा, बेजान और ऐसा लग रहा था, शरीर कुरूप लग रहा था। गजाधर बाबू देर तक ऐसे ही अपनी पत्नी को एक टकाटक दृष्टि से देखते रहे और फिर अचानक उन्होंने छत की तरफ ताकना शुरू कर दिया। अचानक कुछ आवाज़ आई, जैसे अंदर कुछ गिरा, और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और कहकर अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई थी। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी खाने को है, अब क्या सिखाऊंगी, क्या क्या सिखाऊं मैं इसे। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेने के लिए बस वो रुकी थी। और फिर बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में उसने सारा घी का डिब्बा उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं आता इसको। कमाने वाले तो ऐसा है कि कमाने वाले तो कमर तोड़ के कमा रहे हैं, पर यहाँ पे चीजें लुटाने में लगी है ये मेरी बहू। मुझे तो मालूम था कि ये सब काम ही इसके बस की है नहीं, इसलिए मैं सारे काम खुद ही करती थी। ये दरअसल गजाधर बाबू ने एक दिन पहले ही अपनी बहू को सुबह का और बेटी को शाम का काम करने को कहा था। तो आज बहू का चौके यानी किचन में पहला दिन था, तो पहले दिन में ही ऐसा हो गया। तो गजाधर बाबू की जो पत्नी थी उसका गुस्सा फूट पड़ा। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। उन्होंने अपने होठों को बीच कर करवट ली और पत्नी की तरफ पीठ कर ली। रात को भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि एक भी निवाला निगला नहीं जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र ने, यानी उनका जो बेटा था, उसने थाली सरका दी और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, नहीं खाना है तो मत खाओ, तुम्हारी खुशामद कौन कर रहा है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठा यही सोचता है क्या? कुछ और काम नहीं है? नरेंद्र बोला। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को बनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने का तरीका तक नहीं है। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, उनकी पत्नी बोली। अगली शाम को माँ को रसोई में देखकर कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने उसे टोक दिया। वह कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर, मतलब वो इसी तरह, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने उसे टोक दिया। बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू ने शाम को रोज टहलने का एक आदत बनाई थी, वो टहलने चले गए। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया जी बसंती से तुमने? शाम से मुंह लपेट के पड़ी है, मुंह लटका के पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू को गुस्सा आ गया। पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, पर एक चिड़चिड़ापन उनके अंदर भर गया था। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्द ही कर देंगे। उस दिन के बाद बसंती अपने पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता था तो पीछे के रास्ते से निकल जाती। गजाधर बाबू ने 1-2 बार पत्नी से जब उत्तर पूछा कि बसंती कहाँ है, तो उनकी पत्नी भी कह देती कि आपसे रूठी हुई है, नाराज है। गजाधर बाबू का को और गुस्सा आने लगा और दुख महसूस होने लगा। लड़की के इतने मिजाज, इस तरह का व्यवहार, जाने को रोक दिया तो पिता से बात ही नहीं कर रही। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर,
अलग होने की सोच रहा है, यानी जो अब उनका बड़ा बेटा था अमर, अब वो अलग होना चाहता था। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ तो कुछ कहा नहीं, पर कहा, अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत है। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं और कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अभी भी उसके पिताजी छोटा समझते हैं और मौके बेमौके पर टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है, सास जो है वो ताने देती रहती है। और हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात, गजाधर बाबू ने पूछा कि क्या हमारे आने के पहले भी कभी ऐसा होता था? पत्नी ने सिर हिलाकर जताया, नहीं। पहले तो उनकी पत्नी ने कहा कि पहले अमर घर का मालिक बना रहता था, बहू पे कोई रोक टोक थी नहीं। आए दिन अमर के दोस्त यहीं पे अड्डा जमा कर रखते थे और बसंती को भी बहुत अच्छा लगता था ये सब चीजें। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा कि अमर को कह दो कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं थी। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि, उनकी नजर जो थी रसोई के अंदर बैठी उनकी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने के लिए मुंह खोला कि बहू कहाँ है, उससे पहले ही कुछ याद उन्हें आया और वो चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयां और कनस्तरों के बीच में उनकी चारपाई अब लगा दी गई थी। गजाधर बाबू ने अपना कोट उतारा और वहीं कहीं टांगने के लिए दीवार पर वो जगह ढूंढने लगे। फिर उस मोड़ पर उन्हें एक वो अलगनी, वो जो हम लोग लटकाते हैं जिस पे कपड़े, वो दिखी, लेकिन उस पे लटकाने के लिए उन्होंने जो वहाँ पे पहले से लटके हुए कपड़े थे उनको थोड़ा खिसकाया और कपड़े टांग दिए। कुछ खाए बिना ही वो अपनी चारपाई पर लेट गए। आप महसूस कर पा रहे हैं ये दर्द जो हमारे बड़े बूढ़ों को होता है जब इस तरह उन्हें घर में दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि घर, वो पूंजी, वो ज़मीन, वो मकान, वो सब उन्हीं की मेहनत का होता है जिस पे हम बच्चे ऐश करते हैं, या फिर ऐश ना भी करें तो जहां हमें एक मजबूत हमारी नींव बनी बनाई मिलती है। गजाधर बाबू ने कुछ खाए बिना ही उन्होंने चारपाई पर वो लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम वो कुछ दूर टहलने चले जाते थे, आते आते थक जाते थे, यानी उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ सा क्वार्टर याद आया, रेलवे क्वार्टर आया। निश्चित जीवन था। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन पर जो चहल पहल होती थी, चिर परिचित चेहरे यानी जाने पहचाने, कुछ नए चेहरे, और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए एक मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की वो चिंगाड़ती सी आवाजें उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आकर बैठ जाते थे। वह उनका दायरा था और वही उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें कोई ऐसा लगता था जैसे कोई खोई हुई खजाना था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद भी उन्हें नहीं मिली। लेटे हुए वे घर के अंदर से आते अलग अलग स्वरों को, अलग अलग आवाज़ों को सुनते हैं। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट, और उसी में गौरैया का वार्तालाप, यानी गौरैया चिड़ियाओं की आवाज़ें। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी यानी घर का मालिक ही के लिए ही पूरे घर में एक चारपाई की जगह उस कोठरी में है तो वो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और भी डाल दी गई उनकी चारपाई तो वो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो उसे बिना कारण कुछ पैसे दे दिए। बसंती जब काफी अंधेरा होने के बाद भी
पड़ोस में ही रहती तो तब भी वो कुछ नहीं पूछते थे। पर उन्हें सबसे बड़ा गम ये था कि उनकी पत्नी ने भी उनके इस परिवर्तन को या ये जो उनके अंदर बदलाव आया इसको बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। वो मन ही मन कितना भार उनके ऊपर उन्हें महसूस हो रहा था, जैसे उस भार को लिए ढोए जा रहे थे। इससे उनकी पत्नी अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप ना करने के कारण शांति थी। यानी जब गजाधर बाबू ने घर में हस्तक्षेप या घर में इंटरफेयर करना बंद कर दिया तो उनकी पत्नी को इससे सुख मिला, शांति मिली। कभी कभी वो कह भी उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से, आहत नजरों से, आहत दिल से पत्नी की ओर देखा और उन्होंने महसूस किया कि वह पत्नी वह बच्चों के लिए केवल एक धन पाने का, धन कमाने का एक सिर्फ साधन थे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। और जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त का भोजन की थाली रख देने से अपने कर्तव्यों से छुट्टी पा लेती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू ने उनके जीवन के केंद्र गजाधर बाबू उनकी पत्नी के जीवन के केंद्र नहीं थे। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया था। किसी भी बात में हस्तक्षेप ना करने के इस फैसले के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग नहीं बन सका। यानी उनके परिवार वालों ने गजाधर बाबू को अपने घर में या अपने दिलों में जगह नहीं दी। उस व्यक्ति को जिसने 60 की उम्र तक उन सबको कमाकर लायक बनाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की और इस उम्मीद में वो वापस लौट कर आए कि अब वो अपने परिवार के साथ अपना बुढ़ापा काटेंगे, उनके बच्चों से, उनकी पत्नी से उन्हें प्रेम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। तो इन सब निश्चयों के बावजूद एक दिन गजाधर बाबू घर की किसी बात में दखल दे बैठे। पत्नी अपने स्वभाव के अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहा कि उनके रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, नौकर की इस घर में जरूरत ही नहीं है। छोटा मोटा काम है तो घर में 3 आदमी हैं, 3 मर्द हैं और कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने इसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को निकाल दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। बस ये बात शुरू ही हुई थी कि जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबूजी को खटक गया। उस दिन उनका जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई और अंधेरे में पड़े रहे। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठाए कुछ नहीं तो नौकर को ही हटा दिया। अगर बाबूजी समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मेरे से तो ये काम नहीं होगा। हाँ माँ, बसंती एकदम से बोली, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर बुनबुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। यानी जिस पत्नी की फिक्र करके गजाधर बाबू ने अपनी बहू को और बेटी को काम करने को कहा, उनकी पत्नी ने भी ये शिकायत कर डाली। आगे की कहानी फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।